मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने इंसान को इंसान नहीं समझा, बल्कि इंसान को जानवरों से भी नीचे लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया। और मनुस्मृति ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई, तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखा तो उसमें केवल इस बात का ध्यान रखा कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च होना चाहिए और बाकी लोग उनके गुलाम होने चाहिए। तो संविधान है, और जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं, तो संविधान जिस मानसिकता से बनाया गया कि सब बराबर हैं, चलाने वाले लोग उस मानसिकता के नहीं है। चलाने वाले लोग मनुस्मृति की मानसिकता से हैं कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ब्राह्मणों के साथ भाईचारा नहीं है। हाँ, वो भाई बनाकर चारा जरूर बना रहे हैं, और वो भाई कब से बना रहे हैं? जब से लोकतंत्र लागू हो गया, संविधान लागू हो गया। अब वोट लेने के लिए उनकी मजबूरी हो गई कि भाई कहना, लेकिन दिल से भाई मानना और भाई कहना, ये दोनों में अंतर है, जमीन आसमान। शेड्यूल कास्ट के भाइयों, हमने आपको अछूत बनाया, आप हमें वोट दे दो, लाठी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ओबीसी के भाइयों, हमने आपको शूद्र बनाया, हमें वोट दे दो, लाठी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? उनको पता है। आदिवासी भाइयों, हमने आपको जंगल में खदेड़ दिया, हमें वोट दे दो, देगा कि लाठी निकालेगा? तो उनको पता है कि जो किया उसका प्रचार होगा तो लाठी निकलेगी, वोट नहीं निकलेगा। तो उसका प्रचार बंद करना है तो दूसरा प्रचार शुरू करना है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रचार करना है, झगड़ा लगाना है और सबको मूर्ख बनाकर सबका वोट लेना है। क्योंकि आरएसएस में 25 साल काम करने वाला जब हमारे साथ मीटिंग कर लेता, कहता हम तो बहुत बुरी जगह फंसे थे, ऐसे कई आ गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी विकास पटेल सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सर, अभी इस देश में देखने को मिल रहा है कि मनुस्मृति और संविधान की बातें की जा रही है। एक तरफ लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, आप लोग आए दिन संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? तो मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने इंसान को इंसान नहीं समझा, बल्कि इंसान को जानवरों से भी नीचे लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया। जिसमें आदमी के, इंसान के जो मौलिक अधिकार हैं, मानवीय अधिकार हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको मान्यता दिया है, उन अधिकारों को मनुस्मृति ने रोक लगा दिया। मतलब इंसान को इंसान बनने पर ही रोक लगा दिया। और मनुस्मृति ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई, तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखा तो उसमें केवल इस बात का ध्यान रखा कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च होना चाहिए और बाकी लोग उनके गुलाम होने चाहिए। तो उनका गुलाम बनाने के लिए उनके सभी मौलिक अधिकारों को रोकना पड़ेगा। पढ़ने लिखने से लेकर, धन संपत्ति रखने से लेकर, बोलने सुनने से लेकर, बराबरी में बैठने से लेकर, और बहुत सारे प्रकार के प्रतिबंध उसमें लगाए गए। और वो लगाने के पीछे का कारण ये था कि जो ब्राह्मण हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को जो रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो भारतीय लोगों से नहीं मिलता है, यूरेशियन लोगों से मिलता है। तो कोई भी विदेशी आदमी वो भारत में आकर के भारतीयों को गुलाम बना रहा है, तो वो कानून बनाकर ही गुलाम बना सकता है, दंड के दम पर ही गुलाम बना सकता है। तो इन सारी चीजों पर रोक लगाया, और रोक लगाने के बाद अगर कोई इसके बावजूद भी करता है तो दंड का प्राविधान रखा कि जैसे अगर ये आंख से देख लें तो आंख में सूजा डालो, उच्चारण करे तो जीभ काटो, कान से सुन ले तो कान में गरम तेल डालो। तो ये जो सारी चीजें जो ये किया, ये करने के पीछे का मतलब ये था कि इनको डरा करके रोका जाए। जैसे वाल्मीकि रामायण में शंभूक का जो प्रकरण है, तो शंभूक का प्रकरण क्या है? शंभूक किसी का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे थे, शंभूक किसी की हत्या नहीं कर रहे थे, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद शंभूक की हत्या की गई। तो हत्या करने के पीछे का कारण ये था कि ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहना चाहिए, दूसरे किसी का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। अगर दूसरा कोई इस तरीके का काम करेगा तो ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना माना जाएगा। तो ये है मनुस्मृति जी। अभी 25 तारीख आने वाला 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिन, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। उसको लेकर आप लोग हर साल मनुस्मृति दहन दिन पे बड़े पैमाने पर मनाते हैं, कहीं लोग मनुस्मृति को जलाते हैं। आज तो संविधान लागू है, तो उस प्रतियों को जलाने का क्या मतलब है? नहीं, एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ भारतीय संविधान है, जिन्होंने सारे अधिकार को बहाल कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में मनुस्मृति इसलिए दहन किया क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब अंग्रेजों को कहते थे कि भाई हम तो इनके गुलाम हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति जलाया तो
सारे फॉरेनर लोगों के दिमाग में एक बात आई कि अंबेडकर जैसा विद्वान आदमी, किताबों की इतनी इज्जत करने वाला आदमी, ये आदमी कोई किताब जला रहा है। इतना बड़ा विद्वान आदमी कोई किताब जला रहा है, तो पूरी दुनिया लोगों का ध्यान खींच लिया बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के सोशल सिस्टम की तरफ। वो जो सोशल सिस्टम जो कि मनुस्मृति के हिसाब से चलता था, जिसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति जलाया तो दुनिया के लोगों का जो ध्यान था वो खींच लिया अपनी तरफ कि भारत में ब्राह्मणों ने इतना ज्यादा जुल्म यहाँ के लोगों के ऊपर किया है जिसकी जानकारी उनको नहीं हो पाती थी, या उसका एहसास जो भारतीय जिनके ऊपर होता था, चूंकि वो कई साल से लगातार होता आ रहा था इसलिए आदती हो गए थे उसके, तो उनको भी उसका एहसास नहीं था। अब अगर विद्रोह करना है इस सिस्टम के खिलाफ, तो विद्रोह करने के लिए जो हमारे साथ हो रहा है उसका एहसास करवाना जरूरी था। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाने का काम किया, और केवल जलाया नहीं, उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट चलाने की वजह से उनको संविधान सभा में जाने का अवसर मिला। तो जब संविधान सभा में जाने का अवसर मिला तो उन्होंने मनुस्मृति जैसे जो तमाम ग्रंथ थे जो मानवीय अधिकारों को खत्म करते थे, उन तमाम ग्रंथों को उन्होंने जीरो कर दिया, कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इसके हिसाब से कुछ देश में कुछ नहीं हो सकता है। अब ये जो संविधान लिखा जा रहा है, देश चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी भी ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये इसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा खड़ा कर दिया। अब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ग्रंथों का अभी समर्थक बहुत बड़े पैमाने पे इस देश में, क्योंकि संविधान लागू हो गया। आप लोग जब संकट तो यही बड़ा है ना, ये जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, तो संकट तो यही बड़ा है कि एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ संविधान को चलाने वाले लोग हैं। जो संविधान है और जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं, तो संविधान जिस मानसिकता से बनाया गया कि सब बराबर हैं, चलाने वाले लोग उस मानसिकता के नहीं है। चलाने वाले लोग मनुस्मृति की मानसिकता से हैं कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहनी चाहिए और हमको दूसरे लोगों को गुलाम बना। संविधान क्या कहता है? सभी बराबर है। संविधान की दृष्टि से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, इसके किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जन्म स्थान के आधार पर। लेकिन जो चलाने वाले लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम ब्राह्मण हैं तो हम सोशल सिस्टम में हमेशा से अपने को ऊंचा रखे हैं, तो संविधान लागू होने के बाद भी हम ही ऊंचे रहेंगे और हम ही सभी तंत्रों पर हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। लड़ाई तो इसी बात की है ना। एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ जो जिनका कब्जा है संवैधानिक संस्थाओं पर, वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे, जिन्होंने मानवता का ही कत्ल कर दिया, खून कर दिया, और वो लोग आज तक नहीं सुधर पाए। पूरी दुनिया में विकास हो गया, जितनी जाहिलता थी दुनिया में, उन्होंने माफी मांग लिया कि हम जाहिल थे पहले, इसलिए गलत सोचते थे, लेकिन अब मॉडर्न युग आ गया, हमने अपनी सोच बदल लिया है। लेकिन भारत के ब्राह्मणों को ये ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, वो उसी जाहिलता में पड़े हैं जिस जाहिलता में वो पहले थे। तो यही तो लड़ाई है देश में। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग चाहे स्पीच दें, इंटरव्यू में, स्पीच से आप लोग शब्दों में ब्राह्मण शब्द बड़ा निकलता है। ब्राह्मण आरोप लगाता है, कहता है कि आप लोग ब्राह्मणों का बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं आप लोग। ब्राह्मणों के साथ भाईचारा नहीं है, हाँ वो भाई बनाकर चारा जरूर बना रहे हैं। और वो भाई कब से बना रहे हैं? जब से लोकतंत्र लागू हो गया, संविधान लागू हो गया। अब वोट लेने के लिए उनकी मजबूरी हो गई कि भाई कहना, लेकिन दिल से भाई मानना और भाई कहना, ये दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। अगर वो भाई मानते तो हम लोग ये कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो। भाई का मतलब क्या है? भाई का जो हिस्सा है वो भाई को मिलना चाहिए, यही भाई का मतलब है। ये देने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब भाई कहते हैं, भाई मानते नहीं है, और भाई कहते हैं इसलिए कहते हैं कि चारा बनाना है। आप पूरे देश भर में घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता? बिना सिक्योरिटी के, बिना ऐसे मंचों से खड़े होकर विरोध जता रहे हैं, वो लोग तो फरसा दिखाते हैं आप लोगों को। दूसरी बात ये है कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हम लोग जो बोलते हैं उसको गलत साबित करें ना।
ब्राह्मण कहते हैं हमारा विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित होना चाहिए। वो इस पर हमको जवाब देना। हम कहते हैं सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सबका हिस्सा होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो इसका जवाब दे। ब्राह्मण अकेले कब्जा किए हुए हैं तो उनका अकेले का कब्जा करने को कहना कि उनका कब्जा है, हमको हमारा हक नहीं मिला, ये ब्राह्मण का विरोध कैसे हो गया? ये ब्राह्मण का विरोध तो नहीं है। तो फरसा भी दिखाते हैं लोग। देखिए, ब्राह्मणों ने कभी आमने सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ी। इतिहास गवाह रहा है, कभी नहीं लड़ी। भीमा कोरेगांव में एक बार लड़े तो क्या हश्र हुआ, ये सबको पता है, दुनिया को पता है। तो भाग गए, उतनी बड़ी फौज लेकर के भाग गए। तो ब्राह्मणों के फरसे से यहाँ कौन डरने वाला है? सम्राट अशोक से बड़ा तलवार चलाने वाला कौन हुआ? तो ब्राह्मणों में इतना बड़ा कोई हुआ हो, ये तो हमारे पूर्वजों में हुआ है। ब्राह्मणों में तो कोई इतना बड़ा हुआ ही नहीं है। नहीं, परशुराम का देते हैं ना फरसा दिखाकर। तो परशुराम के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज किया कि परशुराम नाम का कोई व्यक्ति भी धरती पर पैदा हुआ है, इसका सबूत लेकर आए। एक भी ब्राह्मण सामने नहीं आया। तो उनका धार्मिक भावना आद हो जाती है। तो आप लोग बोलते हैं, ये कह रहे हैं। अरे भाई, तो ये तो वैज्ञानिक युग है ना। आप कोई कथा कहानी लिख दोगे तो उस कथा कहानी के समर्थन में आपको सबूत देना पड़ेगा ना। मान लो आपने कहा परशुराम पैदा हुए, तो परशुराम के पैदा होने का कोई सबूत होना चाहिए। बुद्ध पैदा हुए तो बुद्ध के पैदा होने का सबूत है। बाबा साहब पैदा हुए तो सबूत है, और तमाम महापुरुष पैदा हुए सबूत है। ऐसे ही अगर परशुराम पैदा हुए तो परशुराम के पैदा होने का सबूत देना पड़ेगा। अगर जब तक सबूत नहीं दोगे तब तक हम कहेंगे पैदा नहीं हुए। आप जिस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब देखने को मिल रहा है कि वो लोग खुद आके परशुराम इसलिए दिखाया क्योंकि ब्राह्मणों में कोई पैदा नहीं हुआ इस लायक, तो फर्जी कथा लिखा परशुराम के नाम पर, ताकि लोगों को लगे कि ब्राह्मणों में भी कोई लड़ने वाला परशुराम था। मगर ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो बार बार अटैक हुए। ब्राह्मण इस समाज के ठेकेदार थे, तो रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना। तो लड़ तो रहे थे राजपूत लोग और दूसरे बैकवर्ड क्लासेज के लोग, जो राज रियासत जिनके पास थी। आप इस देश में संविधान लागू कराना चाहते हैं, सबको बराबरी का अधिकार मिले, लेकिन इसी देश में बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। और ये कहा जाता है कि उन्हीं के पक्ष में, जैसे आरएसएस हो गया, उनके पक्ष में खेमे में काम करने वाले सबसे ज्यादा पैमाने में तो ओबीसी के लोग हैं। तो कितना अभी तक वहां से आप लोग निकाल पाए? पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ये तय कर लें कि देश में हिंदू कौन है। ब्राह्मण हिंदू है, इसके बारे में ब्राह्मणों के पास क्या सबूत है? ब्राह्मण हिंदू है, इसके बारे में ब्राह्मणों के पास कोई सबूत है? हम ये कह रहे हैं ब्राह्मण हिंदू नहीं है, तो फिर तो ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो ब्राह्मण हिंदू के चोले में छुपता है। क्योंकि हिंदू के बारे में दो तीन बातें कही जाती है। एक बात ये कही जाती है सिंधु से हिंदू बन गया, तो सिंधु सभ्यता में ब्राह्मण थे नहीं। फिर कहा जाता है कि हिंद के नाम पर, हिंद महासागर के नाम पर हिंदू बना, तो उसमें भी ब्राह्मण थे नहीं। फिर कहा जाता है कि मुगलों ने लिखा कि ये हिंदू हैं, तो मुगलों ने अगर लिखा ये हिंदू हैं, तो जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर कर दिल्ली में कहा कि हम हिंदू नहीं हैं और जजिया कर नहीं दिया। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा, ये तो गाली है। तो हमारा सवाल है, जब ब्राह्मणों ने जितने ग्रंथ लिखे, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा, तो ब्राह्मणों का हिंदू से क्या संबंध है? तो ब्राह्मण हिंदू ही नहीं, ब्राह्मण फर्जी तरीके से हिंदू बन रहे हैं। यहाँ हिंदू है कौन, ये तय करना बहुत जरूरी है ना। हिंदू कौन है बताइए? ओबीसी, एससी, एसटी। हिंदू कौन है, सवाल तो यही खड़ा है ना। अगर ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू है तो फिर ब्राह्मण हिंदू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण हिंदू है और ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू है, तो दुनिया में किसी धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने ही धर्म के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र नहीं किए जितने षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किए देश में हम लोगों के खिलाफ में। अगर एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू कह रहे हैं, इसका मतलब ब्राह्मण हिंदू नहीं है। भागवत जी तो कह रहे हैं कि अब तो ये जो हिंदू के नाम पर चोला पहना हुआ है, ये चोला वोट लेने के लिए पहना हुआ है, लोगों को मूर्ख बनाकर। क्योंकि अगर वो ये कहे कि शेड्यूल कास्ट के भाइयों, हमने आपको अछूत बनाया, आप हमें वोट दे दो, लाठी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ओबीसी के भाइयों, हमने आपको शूद्र बनाया, हमें वोट दे दो, लाठी निकालेगा कि नहीं निकालेगा?
उनको पता है आदिवासी भाइयों हमने आपको जंगल में खदेड़ दिया, हमें वोट दे दो, देगा कि लाठी निकालेगा। तो उनको पता है कि जो किया उसका प्रचार होगा तो लाठी निकलेगी, वोट नहीं निकलेगा। तो उसका प्रचार बंद करना है तो दूसरा प्रचार शुरू करना है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रचार करना है, झगड़ा लगाना है और सबको मूर्ख बनाकर सबका वोट लेना है। बड़े पैमाने पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, आपके मुद्दे तो ट्रेंडिंग में रहते हैं। इसका फायदा आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो विपक्ष की पार्टी है, या तो मतलब केंद्र में अगर देखा जाए कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, समाज में जो मुद्दे हम उठाते हैं उसका फायदा केवल हम ही को हो, इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि इतना स्वार्थी होना भी ठीक नहीं है। मगर जो मुद्दे हम उठाते हैं उसका फायदा अगर समाज को होता है तो ये बेहतर है। हम तो समाज के फायदे के लिए ही ना मुद्दा उठा रहे हैं, तो समाज के फायदे के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो मुद्दे हमने जाति जनगणना का मुद्दा बनाया, नेशनल इशू है, ईवीएम का मुद्दा उठाया हम लोगों ने, नेशनल इशू है, तमाम मुद्दे नेशनल इशू हैं। वो नेशनल इशू हैं। जब हमने ग्राउंड बनाया, लोगों में जनमत बनाया, तो स्वाभाविक है जब किसी मुद्दे पर जनमत बनता है तो तमाम पार्टी दल के लोग उस मुद्दे को अपने अपने तरीके से उठाते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों की मीडिया है वो हम लोगों को हाइड करती है, इसलिए हमारी बातें हमारी होती हैं, लेकिन वो लोगों तक जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाती। और हमारे ही मुंह की बात जब दूसरे लोग बोलते हैं तो मीडिया के माध्यम से वो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचती है। तो इससे थोड़ा ये चीजें होती है, लेकिन उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तो लगातार 6 लाख गांव तक जाने का अभियान चला रहे हैं। और जिस दिन आपका संगठन पहुंचा सर, जिस दिन गांव में हमारा संगठन निर्माण हो जाएगा तो डायरेक्ट हमारी पहुंच गांव में हो जाएगी। कितने स्टेट तो ये सारा समर्थन, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो करने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो बोल रहे हैं वो करने वाले नहीं है। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जाति जनगणना बोल रहे हैं, अब जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां करते तो लोगों को यकीन होता। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में किया, अब जहां जहां उनकी सरकार है कर नहीं रहे, तो पहले ही उनका इतिहास बहुत खराब है कांग्रेस का ओबीसी के संदर्भ में। अब ये बोल रहे हैं कर नहीं रहे तो कौन यकीन मानेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग निरंतरता में अपनी ताकत को बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं और आने वाले समय में ये ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। कितने स्टेटों में आपका संगठन काम कर रहा है? देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभी लगभग 28 स्टेटों में काम कर रहा है। और अब आपसे जुड़ने के लिए लोग कैसे संपर्क करें और वहाँ कैसे लोगों से मिलें? जुड़ने के लिए हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, हमारे नाम का है, चौधरी विकास पटेल के नाम का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पेज है, उसमें हमारे नंबर भी हैं, तो उससे वो जुड़ सकते हैं। जो अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं ओबीसी के लोग, जो अभी दुश्मन के खेमे में काम कर रहे हैं, उनको कैसे निकालने के बाद क्या प्लान है आपका? जहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है वही फंसे हुए हैं। जिस दिन पहुंच जाएगी, निकल जाएंगे, तो हम अपनी आवाज पहुंचाने के काम पर लगे हुए। क्योंकि आरएसएस में 25 साल काम करने वाला जब हमारे साथ मीटिंग कर लेता, कहता हम तो बहुत बुरी जगह फंसे थे। ऐसे कई आ गए। मध्य प्रदेश में हमने यात्रा चलाया, कई आ गए, तो आरएसएस वालों ने ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। और ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी ये हम ही लोगों की है। इसमें ये लड़ाई फाइनल हो जाएगी, देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित हो जाएगा। जी, क्या संदेश देंगे हमारे व्यूअर को और जो आपका वीडियो देख रहे हैं और बहुजन समाज के लोग? हम यही संदेश देंगे कि देश में आरएसएस, बीजेपी के जो लोग हैं और कांग्रेस के लोग मिलकर देश में सेकुलर और कम्युनल के नाम पर नूरा कुश्ती कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और नौटंकी करके मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देश में SC, ST, OBC के हक अधिकारों के लिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वामसे, भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन काम कर रहे हैं, उन लोगों को ताकत देना चाहिए, उन लोगों को मजबूत करना चाहिए। ये लड़ाई मजबूत होगी तो सरकार किसी की होगी। अपने आंदोलन के दम पर हम अपनी बात मनवाने लायक हो जाएंगे। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सेकुलर और कम्युनल की राजनीति में फंसकर अपनी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे चौधरी विकास पटेल जी, जो कि बड़े पैमाने पर अपने जिंदगानी इस आंदोलन में लगाया हुआ है और आज ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर अपने हक और की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर के माध्यम से जागृति फैलाई जा रही है, उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए बहुजन प्रकाश।